ऑनलाइन पढ़ो, सिर्फ एक पढ़ रही है अकेले, दुखद। और जबकि लड़कियां कितनी होंगी तुम्हारी क्लास में? एज आई थिंक नियरली 50% लड़कियां हैं आपके क्लास की, है ना? लेकिन अभी भी देखो लाइव एक ही आई है। चलिए, जो बच्चे टीचमेंट पर नहीं है, ये ऑनलाइन जो क्लास आपको दी जा रही है वो हम आपको टीचमेंट प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। किस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं? टीचमेंट। अगर आप टीचमेंट पर लाइव नहीं हैं तो आप टीचमेंट एप्लीकेशन डालिए। उस एप्लीकेशन को डालने के बाद उस क्लास में जितनी भी क्लासेस आज तक मैंने पढ़ाई हैं आपकी शुरू से लेकर, वो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आपके जो सिलेबस है आपका इस साल का, जो करंट का सिलेबस है 2021 एंड 22, 2021 एंड 22, जो सिलेबस है वो सिलेबस भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है आपका, टीचमेंट पर जाइए, क्लास में आप लॉगिन करें अपनी क्लास में। जैसे आपकी 10th क्लास है तो आप 10th क्लास GMSS दतीर में क्या करें? लॉगिन करें। लॉगिन करने के तुरंत बाद उसमें आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल सेक्शन। स्टडी मटेरियल सेक्शन में हमने सब कुछ डाला हुआ है। स्टडी मटेरियल सेक्शन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डॉक्यूमेंट। कौन सा पार्ट है? डॉक्यूमेंट में ये किताब मैंने पूरी की पूरी किताब, यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर स्पेशली, यानी कि जैसे हम पढ़ रहे हैं C10, हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? पहला चैप्टर फिजिक्स का है C10, चैप्टर नंबर 10, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ये हमारे चैप्टर का नाम है। वो आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने सोल्यूशन भी डाल दिया इसका, जो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप सोल्यूशन भी आपको उसी डॉक्यूमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। सोल्यूशन मिल गया आपको, बुक मिल गई आपको, सिलेबस से यार हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ें क्या क्या ना पढ़ें, वो आपको इमेज सेक्शन में मिल जाएगा। कौन से सेक्शन में? इमेज सेक्शन में आपको कंप्लीट सिलेबस, आपका QPD भी आपको मिल जाएगा। आपको ढूंढने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज QPD? QPD स्टैंड फॉर क्वेश्चन पेपर डिजाइन। जो बोर्ड में आपका पेपर आने वाला है वो क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं, कौन सी विषय वस्तु क्या है, कैसी है, वो सब आपको इमेज सेक्शन में QPD लिखा होगा, QPD, उसमें आपको मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं बेटे, मैंने हर चीज आपके लिए पकी पकाई अरेंज की हुई है। सब आपको टीचमेंट के प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सब कुछ मैंने डाल दिया है आपके लिए। अंत में आपका एक यहाँ पर आता है YouTube का लिंक आता है। कौन सा ट्यूब? YouTube। जो YouTube आता है इसमें मैंने कुछ नहीं डाला हुआ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट आपसे बात करते हैं। YouTube कोई लिंक नहीं है। और यहीं पर आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग में हमारे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आने वाले समय में मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा तो वो भी टीचमेंट पर ही मिलेगा। फिजिक्स का हमारी क्लास जो मिलेगी आपको सप्ताह में केवल 2 दिन मिलेगी, ओनली 2 days इन वीक। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हो साइंस के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जानते हो। वो वहां पर फोकस करते हैं। ये तो रिकॉर्डिंग है, ये आप बाद में आप सारे बच्चे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, आप भी देख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हाथ पैर मत हिलाइए, आपकी नहीं आएगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग केवल बोर्ड की जा रही है। जो आपके सामने डिस्प्ले आ रहा है ना, केवल उसी की रिकॉर्डिंग जा रही है। आपकी रिकॉर्डिंग भी जाएगी, मैं भेज दूंगा बाद में, अभी नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में समझ में आ गया? कोई प्रश्न इससे संबंधित नहीं है ना? आइए अब आगे बढ़ते सिलेबस पर। सभी बच्चे टीचमेंट डाउनलोड कर लें। अभी भी आपकी संख्या केवल 40 है, जबकि आपके क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हाँ? 120 बच्चे हैं थिंक। बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जिस बच्चे को जरूरत है, हाँ हमें पढ़ना है, हमें लाइफ में कुछ करना है, वो बच्चे कर लें। और जिन बच्चों का ऐसा मूड नहीं है वो ना करें, हमारी तरफ से कोई फोर्स
नहीं है। हाँ, जब हम क्लास में सुनेंगे समझेंगे तो अगर चीजें नहीं आएंगी तो इनका पूरा इस्तेमाल करूंगा। ये तो कुछ नहीं है, वो मैं अलग से लाऊंगा अपने लिए और आपको दुरुस्त कर दूंगा। जितनी बीमारियां होंगी वो बाहर निकाल लेंगे सारी, जिससे कि आप 11वीं में थोड़ा सा अच्छे बन के जाएं और 12वीं पहुंचते पहुंचते बहुत बेहतर हो जाएं। ठीक है ना? तो आइए पहले आप बताइए, टीचमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है? और जो बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं, वो क्लास की आईडी उसमें से पूछ लेंगे उनसे कि आपके क्लास की आईडी क्या है, क्लासरूम की आईडी। तो क्लासरूम की आईडी पर आप जुड़ जाइएगा। हाँ, आईडी है, क्लासरूम आईडी, कि आप ऑनलाइन जुड़ सकें। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई सारी चीजें? ओके, अब आइए सिलेबस पे चलते हैं हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 10, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर का जो हाफ सेगमेंट है, हाफ सेगमेंट आर कंप्लीटली फिनिश्ड। आधा चैप्टर समाप्त हो चुका है, आधा चैप्टर अब है। अब हम जो हमारा रेस्ट पार्ट है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द टॉपिक ऑफ द डे। टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये कंसेप्ट हमें सीखना है, आखिर ये क्या होता है। ऑनलाइन एनसीईआरटी की किताब मैंने अपलोड कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्टडी मटेरियल सेक्शन का जो डॉक्यूमेंट टैब है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इमेज टैब में आपका सिलेबस मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन मिल जाएगा। रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन के कौन कौन से इवेंट होते हैं। रिफ्लेक्शन में हमने देखा था, रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रे किसी पर्टिकुलर मिरर से M1 M2 पर क्या होती थी, इंसिडेंट होती थी, तो उसी मीडियम में क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये चीज हम सीख चुके हैं बहुत ही गहराई के साथ, मैंने आपको ऑनलाइन सारी चीजें कराई हैं। ठीक है, कोई लाइट आती थी, मिरर से टकराती थी और क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये थी इंसिडेंट, इंसिडेंट। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट आपकी इंसिडेंट रे। मीडियम क्या है, अगर यहां पर बेटे एयर मीडियम है तो यहां पर भी क्या है, एयर मीडियम है। यहां पर भी कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, क्योंकि हम हवा में ही बात करते हैं। ठीक है, ठीक। पीछे वाला बच्चा बेटा दीवार की टेक मत लो आप, अपने दम पर बैठिए। देखिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने बोला था, द फेनामेना ऑफ change in path of light without change in medium, that is called reflection of light। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण, कोई इंसिडेंट रे जिस माध्यम में आती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है, जिस माध्यम से आई और उसी माध्यम में टकराकर क्या हो गई, मुड़ गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन हमारा टॉपिक आज का रिफ्लेक्शन नहीं है, हमारा टॉपिक आज का क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो आइए जरा देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। सपोज ए ग्लास स्लैब, हमने क्या ले लिया बेटे, वी आर टेकिंग अ ग्लास स्लैब लाइक दैट दिस, ये हमने ले लिया। चकमक चकमक नहीं, आप कुछ ज्यादा नटखट दिख रहे हैं, मत देखो, नहीं तो आप अपने आप को पिटने का प्रबंध कर लेंगे, दैट्स नॉट गुड। आइए, वी आर टेकिंग, हमने क्या लिया बेटे, वी आर टेकिंग ए ग्लास स्लैब। ये क्या है, ग्लास स्लैब, कांच का एक टुकड़ा, हमने लिख दिया ग्लास स्लैब, दिस इज अवर ग्लास स्लैब। से P Q R एंड S, हमने ग्लास स्लैब लिया, उसका नामकरण कर दिया P Q R एंड S। सपोज ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस,
हमने माना एक लाइट रे इस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। पी क्यू हियर, ये क्या है हमारा ग्लास स्लैब, ये क्या है ग्लास स्लैब। इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। ये लीजिए ग्लास स्लैब हो गया, आपको नजर आ जाएंगे। पी क्यू आर एंड एस, समझ में आ गया। अगर ये ग्लास स्लैब है तो आप भली भांति जानते हैं ये कौन सा मीडियम है बेटे, एयर। कौन सा मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, दिस इज द मीडियम ऑफ ग्लास। कौन सा मीडियम है, तो आप भली भांति जानते हैं एयर में लाइट की स्पीड अलग है, ग्लास में ये लाइट की स्पीड अलग है। क्योंकि तो जैसे हम आपको क्या करें, दौड़ा दें, मैं कहूं आप प्लेन रोड पे दौड़िए, फिर कहूं कि आप प्लाऊ खेत में जुते, आप जुते हुए खेत में दौड़िए, फिर मैंने उस जुते हुए खेत में पानी भर दिया, मैंने कहा आप जुते हुए खेत में पानी भी भरा, आप उसमें दौड़िए। तो 3 मीडियम मैंने आपको दिया रन करने के। तो फर्स्ट मीडियम इज प्लेन एरिया, ये खत्म होने के बाद सर। अच्छा ये 11 साइंस में से कोई ना सर, 92%। अरे सब परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं बनता आज की डेट में। हाँ कोई नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ बेटा 3 मीडियम मैंने आपको दिए। आप बताइए, जो हमने आपको 3 मीडियम दिए, इन तीनों मीडियम में सबसे फास्ट स्पीड आपकी किस मीडियम में होगी, प्लेन में। आफ्टर दैट, उसके बाद जुते हुए खेत में, आफ्टर दैट पानी भरे हुए खेत में। गुड सिट। आप बताएंगे जो इस बच्चे ने जवाब दिए वो एकदम करेक्ट है, एकदम सही जवाब है इसके। अब आप बताइए ऐसा क्यों होगा, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। मतलब ये प्लेन एरिया में बहुत तेज दौड़ेगा, जूते हुए खेत में थोड़ा सा कम दौड़ेगा। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज रीजन का। अच्छा कोई नहीं, बैठिए। और कोई बच्चा जो जवाब देना चाहे, आप लोगों की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो जवाब देना चाहे वो बताइए। आप लेक्चर को जब रिवाइंड करेंगे तो आप भी इसमें आएंगे, आपकी आवाज भी आएगी, इसलिए मैं आपके पास आके पूछ रहा हूँ कि आपकी आवाज यहाँ से कैच होकर वहां चली जाए। कोई और भी बच्चा बताना चाहेगा, यस एनीवन, नो, अरे भाई वाह, बताएगा। अच्छा इधर आ जा, बता। हाँ बताइए। प्लेन खेत में पाँव सही चलेंगे, प्लेन खेत में पाँव सही चलेंगे, प्लेन रोड पर एक ही बात, प्लेन चाहे खेत हो रोड हो एक ही बात है, प्लेन। और सर मिट्टी में दौड़ेंगे, पाँव मिट्टी पकड़ेगी, पाँव मिट्टी पकड़ेगा। अच्छा, और जुते हुए और पानी भरे हुए में क्या हो जाएगा, पानी में सर दौड़ा नहीं जाएगा, पानी में दौड़ा नहीं जाएगा। बैठिए, चलिए अब इसको जो जो इन बच्चों ने बताया, अब इसको थोड़ा प्रॉपर, नहीं समझ गए। चलिए मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए अगर आप फोकस करें सारी चीजों पर, तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ मीडियम पर। किस पर डिपेंड कर रही है, समझ गए ना। साइंस के टर्म में अगर हम बात करें, दीज ऑल थिंग्स आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। जो ज्यादा डेंस है, जो ज्यादा डेंस है उसमें हमारी स्पीड कम हो गई, और जो रेयरर है उसमें स्पीड क्या है, ज्यादा है। सिमिलर पैटर्न पर बेटा यहाँ है, यहाँ पर हमारा एयर मीडियम है। एयर मीडियम क्या होता है, रेयरर। क्या होता है, रेयरर। और ग्लास मीडियम क्या होता है, डेंसर, घना, काफी डेंस होता है। इस कारण से जो डेंसर मीडियम होता है, जितना डेंस होता जाएगा स्पीड उतनी ही डाउन करती जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए, जब कोई लाइट रे, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन,
जब कोई लाइट रे किसी पर्टिकुलर सरफेस पर इंसिडेंट करती है, यू कैन सी द सरफेस PQ सेपरेट टू मीडियम्स, द फर्स्ट मीडियम इज एयर, another medium is glass, because PQ surface separate two medium, air medium and glass medium, so this particular surface is called interface. इसका नाम क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस समझ में आ गया आपको? भाई जैसे शादी होती है ना, शादी नहीं होती, एक वर पक्ष होता है, एक कन्या पक्ष होता है, तो लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका रोल कन्या पक्ष में भी उतना ही होता है और वर पक्ष में भी उतना होता है, बिचौलिया। तो ये इंटरफेस क्या है? बिचौलिया। ये बिचौलिया है जो कि ग्लास में भी अपना रोल प्ले कर रहा है और एयर में भी अपना रोल, बिचौलिया। मतलब इंटरफेस इज अ लाइन विच सेपरेट टू मीडियम्स। यहाँ पर एक PQ भी इंटरफेस है और SR भी इंटरफेस है, ये भी दोनों दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या होगा? वी ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया बेटा? नॉर्मल। जैसे ही हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब पर्टिकुलर लाइट रे डेंसर मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने के कारण वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। किसकी ओर झुक जाएगी बेटे? नॉर्मल की ओर। और इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? से A से B से C। समझ में आ गया? यानी कि यार AB इज योर इंसिडेंट रे, BC is your refracted ray. Which ray? Refracted ray. Suppose this is N1 and N2. Angle ABN1, angle ABN1 is said to be angle of incidence, and angle, which angle? CB and this is your angle R, this is your angle I. ठीक है, एंगल आर, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ, क्या सीखा आपने? व्हेन एनी लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, दे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, अगर ये स्लैब ना होता तो लाइट रे आपकी क्या होती बेटे? सीधे पास आउट होगी। सीधे पास आउट होती ना होती? सीधे निकल जाती, बेंड हो गई। अब जब यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, यू कैन सी हियर, अब ये लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हो रही है। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मल से दूर। ये देखिए, नॉर्मल से दूर हो गई और ये नॉर्मल की ओर झुकती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। अगर कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। समझ में आया? एंड व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इसका कारण यह है कि जो लाइट रे होती है उसकी वेलोसिटी हर मीडियम में क्या होती है बेटे? अलग अलग होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। क्लियर हो गया ना? आइए, अब हमारा बेटा पहला पॉइंट आता है। द फर्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आखिर रिफ्रैक्शन के कौन कौन से नियम होते हैं? द फर्स्ट लॉ इज, लिसन केयरफुली, इंसिडेंट रे
refracted ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है, listen carefully once again the first law of refraction. अगली क्लास में मैं सुनूंगा, आपको आना चाहिए. क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द, ये कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो यही चीज बेटा आपको बतानी है. फिर से सुनिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. आई होप समझ में आ गया होगा. दूसरा नियम बेटा संकोच मत कर, नहीं समझ में आया तो एक बार तीसरी बार भी बता दूंगा, 2 बार तो बता ही चुका हूं. और ज्यादा बार सुनने की इच्छा है, ऑल लेक्चर आर रिकॉर्डेड. सारे लेक्चर क्या हैं? रिकॉर्डेड हैं. आप बार बार उसी को सुनते रहिएगा जब तक याद ना हो जाए. समझ में आ गया? अगले नियम का डिस्कशन शुरू करें. अगला रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रूल, माना सपोज एयर है, हमने माना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है. ये है, इस हमने माना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2 है. ठीक है, और नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N है. तो ये नियम कहता है, क्या नियम कहता है? कि द प्रोडक्ट ऑफ the product of refractive index of the medium to the sine of angle of incidence is always constant. The product of, मैं अलग से डेफिनेशन नहीं बोलो, मैं यही से डेफिनेशन बना दिया मैंने. The product of refractive index of the medium to the sine of angle of इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम गुणा एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन के मल्टीपल के साथ कर दें तो वो हमेशा क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है. v जरा देखिए, तो हमने इसको क्या बेटा माना? N1. तो जरा देखिएगा, N1 साइन I1, या I मान लिया हमने, I माना है ना, साइन I, दैट विल बी इक्वल टू, अब आप यहां पर आइए, यहां पर N2 साइन R, N2 साइन R. समझ में आ गया? हमने इस पॉइंट पर यह नियम लगाया. तो यहां का मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, एंगल I है, साइन के साथ रख दिया. दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, यहां पर N2 है, N2 है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल कितना है? R है, तो मैंने N2 इंटू साइन R कर दिया. ठीक है ना? या और क्या बनेगा बेटे? दिस इज साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, एंड दैट इज इक्वल टू N. इसको हम क्या बोलते हैं? N. दैट इज N इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R. दिस इज लॉ एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Snell's law. Refractive index of the medium 2 to the refractive index of the medium 1 is called sin I by sin R, and this n equal to 1 and 2 equal to N2 by N1, that is sin I upon sin R, that is n equal to sin I by sin R. लॉ, ये कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ है बेटे. ये हो गया हमारा
ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यू नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन n1 मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन n2 मीडियम, यानी कि velocity of light in air to the velocity of light in glass, this is a constant and that constant is said to be refractive index। समझ में आ गया? क्या मुझे आवाज कहां से आ रही है? क्लास से आ रही होगी। कोई बच्चा पू पू से आवाज निकाल रहा है, पू पू से आवाज ना निकाले नहीं तो मैं भी हालत खराब कर दूं तुम्हारी। मेहनत से पढ़िए, एंजॉय करिए, पू पा की आवाज ना निकालिए। समझ में आ गया? हाँ, अब आप बताइए, कोई भी चीज आपके समझ में ना आई हो तो जल्दी क्विकली इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास याद रखिएगा, n इक्वल टू होगा 1.52, ये वैल्यू फिक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, इट्स वैल्यू इज फिक्स एंड दैट इज 1.52। ओके, एक पॉइंट आपका खत्म हुआ। अब हम आते दूसरे पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट इज अवर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। बिठाते हैं, चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। Reflection by spherical reflection by spherical surface। बेटा ये बताओ, मजा आ रही पढ़ने में? सचमुच मजा आ रही है ना? डिस्टर्बेंस तो नहीं है? आनंद आ रहा है ना? तो आनंद नहीं, मजा नहीं आई, आगे करते हैं। देखो बेटे, रिफ्रैक्शन अब हमें पढ़ना है स्फेरिकल सरफेस का। अब हमें ये देखना है स्फेरिकल सरफेसेस होते कैसे हैं और कितने टाइप के होते हैं। देखिए, अगर हम दो स्फेरिकल सरफेस लें, से वन से अनदर टू, ले लिया, बोले पहला सरफेस ले लिया, पूरा स्पेक्ट्रल सेल ही ले लिया, एक दूसरा स्पेक्ट्रल सेल लिया, कुछ इस प्रकार से। और ये सेगमेंट हमने काट में बात की, समझ में आ गया ना? अगर आप इस सेगमेंट की बात करें, ये जो पहला सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। अगर हम इसकी बात करें और दूसरे का क्या है सेंटर, माना कि C2 है, तो ये जो लाइन पास करती है बेटे, इसे हम कहते हैं एपरेचर। ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, और C1 टू C2 जो लाइन ऐसे पास करती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये होता है मिड पॉइंट। क्या होता है? दैट लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम द सेंटर is said to be principal axis and the effective diameter, इसको हम क्या कहते हैं? बार बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो भूल जाएगा। अभी हमने दो चीजें बताई, प्रिंसिपल एक्सिस एंड एपरेचर। ये सरफेस जो आपके सामने आया, दिस वन एंड दिस वन, ये भी देखो उभरा हुआ, जैसे प्लेट निकल आ जाए, उभरा हुआ भाग। ये भी क्या है? उभरा हुआ भाग। तो जो उभरा हुआ भाग होता है, उभार जिसमें होती है, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलते हैं? ये आपका कन्वेक्स लेंस क्या पे कैसे बना आपने देख लिया। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे सरफेस को ले, लाइक दैट, और बीच में ये सेगमेंट काट के निकालिए। अब इसमें आप जरा देखिए, जो पहला वाला स्फेरिकल सरफेस है वो पहला नहीं है, वास्तव में वो दूसरा है। और इसमें जो दूसरा वाला सरफेस है वो वास्तव में दूसरा नहीं, वो पहले का पार्ट है।
समझ में आ गया ना? यहाँ ये अगर आप इस सरफेस की बात करें, दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2। अगर आप पहले सरफेस की बात करें तो पहले का ही है, अगर आप दूसरे सरफेस की बात करें तो तुम्हें दूसरे का ही कन्वेक्स केस में ऐसा नहीं है। अगर हम इसको कट करके बाहर करते हैं दिस वन, तो देखिए दोनों बीच में क्या है, दबे हुए, ये भी दबा हुआ है, ये भी दबा हुआ है। तो बेटा ऐसे सरफेस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे इसे हम? कॉनकेव लेंस। डाउट? दो चीजें, कन्वेक्स एंड कॉनकेव। इनके नीचे तो फटाफट देखते हैं। कमर लगाने से क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स होने पर जो आपकी मेंटल पावर है, जो गेनिंग कैपेसिटी है, वो डाउन हो जाएगी। तो इससे अच्छा घर में समझे ना, मिडिल क्लास में आने। और दूसरा, जैसे हम लोग गाड़ी पर बैठते हैं ना, तो जो ड्राइवर होता है तो अपने कंडक्टर वाले सीट पर कहता है सोना नहीं, तो कहता है, इसलिए कहता है अगर कंडक्टर वाली सीट पर जो बैठा अगर वो सो गया तो ड्राइवर को देख कर क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। और बस में जितने लोग हैं सोने बैठे में आ जाएंगे, क्योंकि देख कर नींद आती है, देखकर नींद आती है। अगर कोई क्लास में बच्चा ऐसे ऐसे करता रहेगा तो जो पड़ोसी बच्चे होंगे उनको भी आना शुरुआत हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अवेयर रहे, जो कम से कम अपना भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। ये रहा बेटा आपका फ्यूचर, दिस इज सेड टू बी प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस करें, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका क्या है, पहला फोकस। ये आपका क्या है, दूसरा फोकस। F1 एंड F2 सेम यहाँ होता है, F1 एंड F2 सेम चीजें बेटे आपके कॉन्केव के लिए भी हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा पहला फोकस F1, सेकेंड फोकस F2, पहला फोकस F1, सेकेंड फोकस F2। दिस इज द एपर्चर एंड द मिड पॉइंट इज सेड टू बी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया? रूल समझिए, डेफिनेशन समझिए, कंसेप्ट समझिए, ये सब क्या है। देखिए, व्हेन पैरेलल लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रे of light incident parallel to the lens after refraction they actually meet at the focus। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो वो लेंस के द्वारा क्या कर दी जाती है, कन्वर्ज कर दी जाती है, सिकोड़ दी जाती है। और जिस पॉइंट पर उनको सिकोड़ा जाता है वही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है। क्या कहलाता है? ठीक है, आपने प्रॉपर्टी का देखिए, इसकी प्रॉपर्टी देखिए। अगर कन्वेक्स लेंस पर रेज इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, तो उसको क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसका दूसरा भी नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? यानी कि कन्वेक्स ही आपका कन्वर्जिंग लेंस है भाई। जो कन्वेक्स लेंस है वही आपका कन्वर्जिंग लेंस है। और प्रिंसिपल एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिया। और आप जानते हैं क्योंकि सारी चीजें यहाँ से मेजर की जाएंगी तो ये दूरी फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी। इस कारण से कन्वेक्स की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कन्वेक्स की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि ये दूरी मापी जाएगी और ये दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि मेजरमेंट आप जानते हैं, इधर की सारी चीजें पॉजिटिव और इधर की सारी चीजें नेगेटिव। जानते हो मैथमेटिक्स में कुछ सिखाया गया आपको। आइए भाई साहब की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये भी बैठे हुए हैं, ये भी जा रहे हैं कि कोई हमारे बारे में बता कुछ प्रॉपर्टी सीख ली। तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। नियम वही, पैरेलल रे इंसिडेंट on lens after refraction they actually meet or they appear to meet। ये appear to meet होगा, यहाँ पर आएगी, ये क्या कर जाएगा,
ये यहाँ पे बनेगा, ये डाइवर्ट हो गया, ये यहाँ से डाइवर्ट होगा। ये देखिए, जब कोई पैरेलल रे आई, इस पर इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद इसने पेड़ों को क्या कर दिया, फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। इसलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग। क्या कहते हैं, अर्थात डाइवर्जिंग कौन है, कौन के, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसकी फोकल लेंथ को मापो, फोकल लेंथ आप इधर माप लीजिए, और ये साइड क्या होती है हमेशा, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ इसकी क्या बन जाएगी, अब जरा प्रिंसिपल फोकल डिफाइन करते हैं, समझिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं। When light ray incident parallel to the principal axis, when light ray incident to the principal axis, after refraction, they actually meet, or they appear to meet at the point on principal axis. That point is said to be principal focus. ये इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, मच टाइम, तो ये आपको करना है। अब बेटे ये सारी चीज़ें लगभग हो चुकी हैं। जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन सेम एज मिरर, जो हमने मिरर के बारे में साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, वही साइन कन्वेंशन इसमें भी चलेगा चिन्ह परिपाटी का दुनिया में। अब अगले दिन बेटा हमें रे डायग्राम बनाने हैं, यानी कि सिर्फ एक लेक्चर की बात और है। आफ्टर वन लेक्चर दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। हम आप सोच लीजिएगा एक लेक्चर की और दिक्कत है, क्यों बेटा, ठीक है, आपको रखते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ आपकी सबकी।